पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि शोध रूपरेखा में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। अब हम सेकंड पार्ट में ये देखेंगे कि शोध रूपरेखा को हम तैयार किन किन विधियों के माध्यम से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी शोध को करने से पहले हम सबसे पहले एक समस्या की स्थापना करते हैं। पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, फिर उसके बाद ही हम उसके अकॉर्डिंग अपने शोध को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही शोध रूपरेखा को तैयार करने से सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो हम काम करते हैं कि समस्या की स्थापना करना। अब जैसे ही मैंने समस्या की स्थापना कर ली, तुरंत ही हम दूसरा काम क्या करेंगे, हम अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होती है, हम सभी परिचित हैं कि हाइपोथेसिस हमारी जो शोध समस्या है उसका एक अनुमानित हल है। तो जैसे ही हमने एक शोध समस्या को ले लिया तो उससे उस शोध समस्या का क्या टेंटेटिव समाधान होगा वो भी हम तुरंत ही निकाल लेते हैं। ये प्रोसेस हम जब रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लिखते हैं उसी समय ही हमारे माइंड में ये कंसेप्ट बना रहता है कि जो भी मैंने समस्या ली है उसका हमें समाधान क्या मिलेगा। तो सबसे पहला जो होता है वो यही होता है कि हम समस्या समाधान व उससे संबंधित परिकल्पना का निरूपण करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि छात्र क्या करते हैं, शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। वो शोधकर्ता जो होता है वो शीत निष्क्रियता में चला जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो शोधकर्ता होता है वो अल्प अवधि के लिए या दीर्घावधि के लिए अपने शोध से संबंधित कुछ विचार विमर्श करता है। वो विचार विमर्श वो अपने शोधकर्ताओं के साथ हाँ, तो शोधकर्ता की निष्क्रियता निष्क्रियता में जाने से तात्पर्य है कि शोधकर्ता कुछ टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए ही या अधिक समय के लिए अपनी समस्या के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, निष्क्रियता करता है। मतलब कि वो अपने शोध से संबंधित जो भी समस्या है उससे संबंधित लोगों से बातचीत करता है, विचार विमर्श करता है, उसके प्रतिफल के बारे में लोगों से जानकारी लेता है, अंतःक्रियात्मक परिसंवाद करता है। ऐसे ही प्रतिदर्श चयन के लिए उन्हें कौन से मेथड का यूज़ करना है, उन्हें कौन सी आधार सामग्री का प्रयोग करना है, किस प्रकार से वो डाटा कलेक्ट करेंगे, किस प्रकार से वो डाटा का एनालिसिस करेंगे, किन स्रोतों के माध्यम से वो लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे, क्या पूछताछ करेंगे, उसका क्या पैटर्न होगा, तथा अन्य के लिए शोध निष्क्रियता को जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम शोध का निर्माण करते हैं तो जो कुछ सोपान होते हैं जो अपेक्षित होते हैं, जो हमें करना ही पड़ता है। जैसे इसमें पहला है कि सोपान, जिसमें है कि शोध समस्या की हम पहचान कर लिए सबसे पहले, जैसा कि ज्ञात ही है, शोध समस्या की पहचान किए, उसको परिभाषित किए कि क्या है समस्या, उसके चर कौन से चर उसमें आश्रित हैं, कौन से अनाश्रित हैं, उन्हें अंतिम रूप से स्वीकृति देते हैं कि हाँ हम ये ही शोध लेके चल रहे हैं, इसकी ये परिकल्पना होगी और इसका क्या परिणाम आएगा। परिणाम क्या आएगा, मतलब कि हम परिकल्पना का निरूपण करते हैं, परिकल्पना का निरूपण करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो परिकल्पना जो है, यानी कि जो हमारी शोध समस्या है वो किस चीज़ की व्याख्या करती है, क्या वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, क्या वो सत्य होगी, उसका क्या यूज़ होगा, आदि पर भी विशेषज्ञों से विचार विमर्श करते हैं। सेकंड है रूपरेखा, यानी कि डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, निरूपित परिकल्पना जो है उसकी क्या परीक्षण विधि होगी, हम आधार सामग्री कहाँ से संकलित करेंगे, कौन से उपकरण प्रयोग करेंगे,
जिस डाटा कलेक्ट करने के लिए डाटा कलेक्ट कर लिया तो डाटा को किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे, आदि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम ये सब कुछ कर लेने के बाद जब हमारी डिज़ाइन तैयार हो गई, हम डाटा एनालिसिस कर लिए, अब हम क्या करेंगे, हम संदर्भ ग्रंथ सूची बनाएंगे या स्रोत सामग्री बनाएंगे। हम प्लैगरिज्म से बचने के लिए, बताने के लिए कि हमने कहाँ कहाँ से शोध पढ़ा है, हमारे ज्ञान का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तथा हमने जो भी शोध किया है उस तरीके के शोध, अन्य शोध कौन से हो चुके थे, किन से पढ़ने पर अन्य भावी शोधकर्ताओं को सहायता मिलेगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, संदर्भ ग्रंथ या स्रोत सामग्री की सूची तैयार करते हैं। अब है कि शोध की विशिष्टता, स्पष्टता, उपयोगिता, व्यावहारिकता आदि की जांच करना। किसके माध्यम से, शोध विशेषज्ञ के माध्यम से। मतलब कि हमने जो पूरा शोध कर लिया है, शोध रूपरेखा के अंतर्गत हम यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यह शोध हमारा विशिष्ट है, यानी कि स्पेसिफिक है, ऐसा तो नहीं जो सामान्य शोध हो रहे हैं हमने भी वही शोध कर दिए, कि ऐसा पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। स्पष्ट करते हैं कि हमारा शोध क्या है, किस क्षेत्र के लिए है, किस स्तर के छात्रों के लिए है, या ये कहाँ पे उपयोगी होगा, किसके लिए बनाया गया है, या व्यवहार में किस प्रकार प्रयुक्त होगा, किस परिस्थिति में ये ज़्यादा उपयोगी होगा, आदि बातों को हम स्पष्ट करते हैं। किसके माध्यम से, शोध विशेषज्ञों की राय के माध्यम से हम इस बातों को स्पष्ट करते हैं। अब है, हम अंतिम प्रारूप जब देते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रख के देते हैं। जैसे हमने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, लोगों के समझने लायक होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी उस शोध प्रारूप में ऐसे तत्वों को रखना चाहिए जो हमेशा क्या करें, डायरेक्ट रूप से लोगों पर प्रभाव डालें। यह सब कहाँ से, अगर ये चीज़ें कर रहे हैं, जो कर रहा है उसको तो लगता है हम जो भी कर रहे हैं वह मेरा पूरा शोध कार्य सही है, लेकिन इसके बाद जो हम शोध रूपरेखा तैयार करते हैं कि एक सरसरी निगाह से देखा जाता है, परिणामों को जाना जाता है, किस प्रकार से निकाले, हमारी जो भी विधि रही क्या वो सही है, ये सब के लिए हम किसके पास जाते हैं, विशेषज्ञों के पास जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अब अच्छी शोध के क्या, अच्छे शोध रूपरेखा के क्या गुण हो सकते हैं। तो मेन जो इसमें है वो है, पहला भाषाई त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भाषाई त्रुटि होगी तो जो भी उसका अध्ययन कर रहा है उसमें कोई रिदम नहीं बनेगा, तो उसे वो चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी और वह जल्दी ही उससे बोर हो जाएगा। तो हमें जो भी लिखना है एक क्रमबद्ध रूप में लिखना है, अच्छी स्पष्ट भाषा में, जिससे पढ़ने वाले को स्वयं एक इंटरेस्ट जगे, वो आकर्षित हो आपका शोध पढ़ने के लिए। फिर क्या है, हम जितने भी स्टेप्स ले रहे हैं, इतनी रूपरेखा में इतना ध्यान दिया जाता है कि हर एक स्टेप्स को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए जितनी भी अवस्थाएं हैं उसको हम एकदम स्पष्ट करते जाएंगे कि हमने कब किया, क्यों किया, किस परिस्थिति के लिए किया, ये किसके लिए अपेक्षित है, किसके लिए नहीं है, आदि बातों को हम अपनी रूपरेखा में अच्छे से स्पष्ट करते हैं, तो ही वो रूपरेखा अच्छी मानी जाती है। अब लास्ट है कि सबसे जरूरी कि हमें संदर्भ ग्रंथ सूची डालनी है, हमने कहाँ कहाँ से किस किस माध्यम से अपने शोध कार्य को पूर्ण किया है, ये होना ही चाहिए। और अच्छी शोध रूपरेखा के क्या गुण हो सकते हैं, नॉर्मल ये हो सकता है, क्रमबद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी अच्छी रूपरेखा के गुण होते हैं। अब आता है, हमारी पूरी रूपरेखा बन गई, अब हम इसका क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन हम कौन करेगा, जो गठित होती है समिति, शोध समिति, उसके द्वारा किया जाएगा, या जो विश्वविद्यालय को या हमारे शोध के लिए जो अनुदान प्रदान करते हैं, हमारे हायर के लिए कौन करता है, यूजीसी और अदर्स, एनसीईआरटी, ये सब जो अनुदान प्रदान करते हैं वो संगठन क्या करते हैं, हमारी शोध रूपरेखा का इवैल्यूएशन उनके द्वारा किया जाता है। अब इवैल्यूएशन हम निर्धारण मापनी के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे निर्धारण मापनी हम बनाएंगे तो उनमें किन किन प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, हम ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे
क्या जो हम शोध समस्या लिए हैं उसका निरूपण निश्चित रूप से हुआ है? ऐसा तो नहीं कि अभी जो हमने शोध समस्या ली है वो आगे चलकर किसी अन्य क्षेत्र में यूज़ की जाने लगेगी या इसका कुछ और ही बेनिफिट होगा, ऐसा तो नहीं। फिर जितने भी हमने उसमें चल लिए हैं उनका परिभाषीकरण करेंगे, उनको ऑथेंटिक बताएंगे, उनकी संक्रियात्मक परिभाषा देंगे, उनकी कार्यात्मक परिभाषा मिल रही है या नहीं। इसको निर्धारण मापने के माध्यम से हम क्या करते हैं, निर्धारण मापने में हम जैसे 3 हम पॉइंट्स ले लिए, अच्छा है, संतोषजनक है, असंतोषजनक है। तो जैसे कुछ क्वेश्चन हमने डाले, जैसे पहला क्वेश्चन डाल दिया कि परिभाषीकरण किया गया है कि नहीं किया गया है, अच्छा है, संतोषजनक है या असंतोषजनक है। अपनी निर्धारण मापने के माध्यम से भी शोध रूपरेखा का मूल्यांकन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें मेन जो हमारे पॉइंट्स थे कि क्या जो भी हमने लिखा हुआ है वो उस भाषा में कोई त्रुटि तो नहीं है, स्पष्ट है। इसके माध्यम से भी हम अपने शोध का मूल्यांकन कर सकते हैं। और जो भी हम रूपरेखा में, जो भी हम शोध में समस्या लिए हैं उनको हम हल करने के लिए जो विधि का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो सही विधि है, ऑथेंटिक मेथड होना चाहिए। जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए जो टूल का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो हमें सही आंसर दे रहा है, इसके बारे में भी। और जो भी हम शोध या संदर्भ लिखे हैं क्या वो सही है, उसमें से जो भी जानकारी है क्या आपके शोध से संबंधित है, आदि बातों को। अब और मूल्यांकन के लिए हम व्यवहारिक तौर पे क्या निर्धारण मापने में क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा धन खर्च हो रहा है, जो हम शोध कार्य कर रहे हैं वो सभी के लिए ये होना चाहिए कि जो भी डाटा टूल है या डाटा कलेक्शन के लिए हम जो भी सैंपल ले रहे हैं वो हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, सफलतापूर्वक उन पे हम अपना शोध कार्य कर सकें, ऐसी जनसंख्या, ऐसी सैंपल होना चाहिए। और जो भी शोध रूपरेखा बनी है उसमें तार्किकता होनी चाहिए, आदि कुछ प्रश्नों को हम डालकर निर्धारण मापनी के द्वारा भी शोध रूपरेखा का मूल्यांकन कर सकते हैं। ओके, ये पूरा शोध रूपरेखा कंप्लीट होता है। थैंक यू।